मेरे साथ हैं डॉक्टर गीतांजलि व्यास। जोधपुर की डॉक्टर गीतांजलि व्यास एक ऐसा किरदार का नाम है जो उसने जो सपने देखे उन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जी जान से जुट गई। बचपन में इन्हें किसी ने कहा कि तुम साइंस के लिए नहीं बने हो, तुम्हारी साइंस अच्छी नहीं है, तो इन्होंने सपना देखा कि मुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है। और गीतांजलि आज जोधपुर की जानी मानी फिजियोथेरेपिस्ट है। स्कूल के अंदर ही पढ़ाई के दौरान इन्हें एक प्रतियोगिता में जाने से रोक दिया गया। बोला कि तुम आप हिंदी में अच्छे नहीं हो तो आप हिंदी का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर सकते हो स्कूल का। तो इन्होंने उस चीज़ से भी सबक लिया कि नहीं, अब मुझे हिंदी में ऐसा कुछ करना है कि मेरी पहचान हिंदी की वजह से बने। तो इन्होंने अपनी हिंदी को इम्प्रूव किया और आज एक कवियत्री के रूप में, एक पोएट के रूप में भी नाम कमा रही हैं। हाल ही में जोधपुर में हुई फिट एंड ग्लैम प्रतियोगिता में डॉक्टर गीतांजलि ने बहुत अच्छा नाम कमाया। उनकी ज़िंदगी की कहानियाँ, उनके संघर्ष, उनके स्ट्रगल के बारे में, उन्होंने कैसे सपने देखे, कैसे पूरे किए, और एक बेटी, भारत की बेटी जब सपने देखती है तो कैसा पूरा करने के लिए और अपने जी जान से जुट जाती है। उन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द आज की हमारी कहानी है। आज की हमारी कहानी उन बेटियों के लिए भी है जो सपने देखती हैं, सपने पूरा करना चाहती हैं, शायद किसी ना किसी वजह से वो सपने पूरा करने के लिए अपने आप को असमर्थ पाती हैं। तो गीतांजलि की कहानी उन सबको बूस्ट करेगी। गीतांजलि की कहानी उन सब में हौसला भरेगी कि अगर आप सपने देखते हैं, पूरा कर सकते हैं, और सपने देखने के बाद आपको पूरा करने का उन्हें पूरा अधिकार है। गीतांजलि जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल RBS मॉर्निंग स्टोरीज पे। शुक्रिया। नमस्कार। पेशे से मैं एक भौतिक चिकित्सक यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मेरे पिता एक सरकारी लेखाधिकारी हैं। मम्मी हाउस मेकर हैं और घर बहुत अच्छे से संभालती हैं। MMA है एजुकेशन में वो, और मेरा एक छोटा भाई है। मेरा जन्म जोधपुर के एक साधारण परिवार में हुआ है, जैसा कि सबके साथ होता है। बचपन में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मैंने अपने माता पिता को बहुत संघर्ष करते हुए देखा है, क्योंकि चूँकि साधारण परिवार में जन्म हुआ है तो हर किसी की अपनी कहानी होती है, भले प्रकाशित हो ना हो। तो माता पिता को जब मैंने बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हुए उन्हें देखा और उनको तकलीफ़ों के साथ देखा कि उन्होंने कैसे मेरी परवरिश की है, उस दिन मैंने एक फ़ैसला किया कि यदि हमें जीवन में बहुत कुछ करना है तो उसके लिए हमें एक बड़ा नाम करना होगा। और बड़ा नाम सिर्फ ख्यालों से तो होता नहीं है। खुली आंखों से मैंने सपने देखे और उन सपनों को पूरा करने का जज्बा मैंने अपने अंदर रखा है, और जिसमें मेरे परिवार ने मेरा पूरा सहायता की है। उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया है। मुझे आज भी याद है कि बचपन में एक समय ऐसा आया था कि हम एक छोटे से कमरे में रहते थे, जिसकी साइज़ मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। उसी कमरे में हमारा किचन होता था, उसी कमरे में हमारा बाथरूम होता था, वही हमारा बेडरूम, ड्राइंग रूम, सब कुछ वही था। वो एक छोटा सा कमरा हमारा सब कुछ था, संसार था। और वो समय ऐसा था कि शाम को खाना होगा कि नहीं होगा उसके बारे में भी नहीं पता होता था। न जाने कितनी रात मेरे माता पिता भूखे सोए हैं मेरा पेट भरने के लिए। और मुझे याद है कि पापा 3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं, मम्मी 3 शिफ्ट में काम कर रही है। MMA होने के बावजूद एक समय था कि जब मैंने मम्मी को किसी के यहाँ पे, एक धुंधली सी याद है मेरे जहन में कि वो किसी के घर में बर्तन साफ़ कर रही हैं, और वो एक याद मुझे हमेशा टीस करती है। और उस दिन मैंने ये फ़ैसला कर लिया था कि नहीं, मुझे बहुत बड़ा बनना है और मेरे माता पिता को इतनी सी भी तकलीफ़ ना हो। बचपन की मैं बात करूँ तो बचपन तो मेरा बहुत ही खुश मिजाज रहा है। पहले ग्रामीण क्षेत्र में, फिर शहरी क्षेत्र में। और ग्रामीण में जो पोखरण है, परमाणु का जहाँ परीक्षण हुआ था, पोखरण की भूमि में मेरा बचपन बीता है। मिट्टी में खेलना, गांव के खेतों में घूमना, अपने दोस्तों के साथ में चूल्हे के साथ खेलना, गायों के बाड़े में जाना, गौ माता की सेवा करना, ये सब मेरा बचपन रहा। और थोड़ी सी जब मैं बड़ी हुई तब मैं उदयपुर शहर में, मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो चुका था, और उदयपुर की गलियों में घूमना, शाम को झील के किनारे टहलना, और अलग सा ही वहाँ का माहौल था। एकदम खुले मिजाज के लोग थे, स्केटिंग करना। वहाँ जैसे मैं माहौल में रही, वहाँ मुझे लगता ही नहीं था कि मैं लड़की हूँ, लड़का हूँ, सब एक समान थे। स्केटिंग्स करना, पहाड़ चढ़ना उतरना, ट्रैकिंग करना, ये सब बचपन के शौक़ थे मेरे। और इसी तरह का खुश मिजाज मेरा बचपन रहा। फिर जब मैं विद्यालय में आई, विद्यालय में मैंने पहली बार फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, और तब मैं डॉक्टर बनी थी फैंसी ड्रेस में। और वहाँ से मेरे को एक जुनून लगा कि नहीं, मुझे डॉक्टर ही बनना है, लोगों की सेवा ही करनी है। तो वो मेरे लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट रहा, जहाँ मुझे ये मिल चुका था कि मुझे आगे जाके क्या करना है। अब सपने तो मैंने देख लिए, मंजिल की तरफ मैं चल पड़ी,
लेकिन जितना आसान सपने देखना है उतना ही कठिन है उनको पूरा करना। हालांकि मैं पढ़ाई में इतनी बहुत ज़्यादा होशियार थी नहीं, सपना तो मैंने बहुत बड़े लेवल का देख लिया था, लेकिन मेरी पढ़ाई में मैं थोड़ी सी शुरू से कमज़ोर रही हूँ और मुझे मेहनत पे भी विश्वास था। डॉक्टर बनना था, कैसे बनना था ये नहीं पता था। विज्ञान विषय में मैं बहुत कमज़ोर थी पढ़ने में। तो मुझे एक किस्सा याद है, जब मैं 10वीं कक्षा में थी और रसायन परिभाषा करके कुछ एक चैप्टर था, उसका टेस्ट था और मेरे बहुत कम नंबर आए थे 10वीं कक्षा में। और मुझे सबके सामने असेंबली में खड़ा करके मेरे जो विज्ञान के अध्यापक हैं उन्होंने कहा था, ये लड़की विज्ञान के लिए बनी नहीं है, भूल जाना चाहिए, शर्म आ रही है, तेरे 4 नंबर आए हैं। इस तरीके से उन्होंने मुझे कहा और मैं वहीं खड़े खड़े रोने लगी। और फिर मुझे घर आकर मतलब मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं कर नहीं सकती, विज्ञान नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती, ये तो हो ही नहीं सकता। और उस समय मुझे मेरे संस्कृत के प्राध्यापक जो विकास व्यास जी थे उन्होंने बहुत मोटिवेट किया कि नहीं गीता, तुम कर सकती हो, तुम में काबिलियत है। और मैंने बहुत मेहनत की और फाइनली परिणाम आप सबके सामने हैं। मैं आज एक डॉक्टर हूँ और मैं ये सोचती हूँ कि यदि उस समय मुझे सज्जन सर ने नहीं कहा होता कि मैं विज्ञान विषय के लिए नहीं बनी हूँ तो शायद मुझ में वो जुनून पैदा नहीं होता और मैं अपने आप को साबित करके नहीं दिखाती। तो मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सबके सामने मुझे इस तरह से डांटा और वो मेरे लिए आज सही साबित हुआ, जो उस समय मेरे लिए गलत था और उनके लिए सही था। मेरा जो 2 विषय थे जिसमें मेरी कमांड बहुत अच्छी नहीं थी, पहला था विज्ञान और दूसरा गणित। यदि आप साइंस बैकग्राउंड लेना चाहते हो और साइंस में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये 2 सब्जेक्ट आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। और फिर मैंने इन पे बहुत मेहनत की और मेहनत करते करते मैं 10वीं में अच्छे अंकों से मैं पास भी हुई, उत्तीर्ण कर लिया मैंने। फिर जब मैं ये करीब 12वीं कक्षा का एक वाक़या मुझे याद आता है कि हिंदी में मैं लगातार डिस्टिंक्शन मार्क्स लेकर आ रही थी। मेरे 75, 80, 86 इस तरह से मार्क्स आते थे हिंदी में। और एक वीर दुर्गादास राठौर प्रतियोगिता का चलन है जोधपुर में, जिसमें हर स्कूल से कुछ बच्चे आते हैं, प्रतिनिधि करते हैं, 1st, 2nd, 3rd प्राइज़ होते हैं। तो मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं उसमें हिस्सेदारी लूँ और मैं वो निबंध प्रतियोगिता जीत के लाऊँ। और मैंने बहुत मेहनत भी की उसके लिए, सब कुछ लिखना पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे स्कूल ने और स्कूल जो मैनेजमेंट था उन्होंने मुझे बिल्कुल नकार दिया कि मैं अभी इस लेवल तक जाने के लिए काबिल नहीं हूँ, कि मतलब मैं स्कूल का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता था। वो दिन मेरे लिए जीवन का आई थिंक सबसे ज़्यादा दुखद दिन अब तक का रहा है, क्योंकि मैं उस दिन घर आकर बहुत रोई, इतना ज़्यादा परेशान रही कि क्यों नहीं मुझ पे विश्वास किया गया। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, अब तो मुझे हिंदी में कुछ करके दिखाना ही है। हालांकि बचपन से मेरा हिंदी साहित्य के साथ बहुत रुझान रहा। मेरी मम्मी ने जब मैं 8वीं कक्षा में थी तब मुझे गोदान गिफ्ट की थी प्रेमचंद जी की। तो साहित्य से मेरा जुड़ाव बचपन से ही रहा है। फेसबुक के माध्यम से मैं सारा शारदा जो मेरी दोस्त है, जो बॉलीवुड में स्क्रिप्ट राइटर है, उनसे मेरा मिलना हुआ और वही मुझे इस दुनिया में उसने कदम रखवाया। कविता, शेरो शायरी, इन सब से मुझे रूबरू कराया, कवियों से मिलवाया, मंच पर लाई। वो मुझे सबसे पहले डॉक्टर सावित्री डागा, स्वर्गीय सावित्री डागा मैम से मिलवाने ले गई। फिर उन्होंने मुझे संभावना में जोड़ा। फिर मैं काव्य मंच जोधपुर के संपर्क में आई। वहाँ पर मुझे फ़ानी जोधपुरी भैया मिले, शैलेंद्र डड्डा सर मिले और बहुत सारे लोग ऐसे मिले जोधपुर के बड़े बड़े साहित्यकार। और जोधपुर ही नहीं, अभी तो फिर धीरे धीरे मैं बहुत सारे लोगों के संपर्क में आई। मैं सुरेंद्र शर्मा सर से मिली और मुझे एक नया रास्ता मिल गया कविता के क्षेत्र में। और मुझे जो गज़ल विधा है वो बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। और हालांकि उसमें मेरे गुरु फ़ानी जोधपुरी सर हैं, मैं उन्हें बड़ा भाई मानती हूँ और वही मुझे पूरी तरह से इसमें गाइड करते हैं। और आज मैं मंचों पर भी कविता पाठ करती हूँ तो मुझे खुशी मिलती है। कविता और कवि के क्षेत्र में मैं कहूँ तो मेरे जो पसंदीदा शायर हैं वो है डॉक्टर कुमार विश्वास सर, जो हिंदुस्तान की जानी मानी हस्ती हैं। और उनसे मिलना मेरे लिए बहुत बड़ा सपना था और वो सपना भी फ़ानी भैया ने ही पूरा करवाया मेरा। और मुझे अच्छे से याद है जब मैं उनसे मिली तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि एक मैं बहुत बड़े हिंदुस्तान के नाम से मिल रही हूँ। वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत अच्छे से वो मुझसे मिले, हम सबसे मिले, बातचीत की। और उस बातचीत में जो सबसे अहम बात मुझे उनकी समझ में आई तो उन्होंने कहा, हर किसी की जो शायरी या कविता है, एक कवि कब कवि बनता है, इस तरह से डिस्कशन चल रहा है।
तो एक बात उन्होंने ये बोली कि हर कोई नाराज़गी में ही लिखना शुरू करता है और वो नाराज़गी ही उसे एक दिन उसकी कविता के बहुत बड़े आयाम पे ले जाता है। तो वो शब्द मुझे उनके बेहद पसंद आए, क्योंकि मैंने फेलियर ज़्यादा देखे हैं, उसके बाद में सक्सेस देखी है। कहते हैं ना, जिसने हार का स्वाद नहीं चखा वो जीतने का स्वाद भी नहीं महसूस कर सकता है, जिसमें मेरी एक मित्र पारुल मिश्रा ने मेरा भरपूर सहयोग किया। अगर वो नहीं होती तो शायद मैं इतनी अच्छी डॉक्टर नहीं होती। तो उसने मेरा बहुत साथ दिया है। और उसके साथ ही मैंने एक सपना और देखा, वो था अभिनय से जुड़ा हुआ, ड्रामा और थिएटर का सपना। थिएटर में मेरे गुरु हैं प्रमोद वैष्णव सर। उन्होंने मुझे एक्टिंग की बारीकियां सिखाई, और एक्टिंग जो देखने में लगती है वैसी नहीं है, उसके पूरे प्रारूप को मेरे सामने रखा। उन्होंने मुझ पे बहुत मेहनत की और मुझे एक कलाकार के रूप में जोधपुर के सामने प्रस्तुत किया। और मेरा जो पहला एक्टिंग थी वो मेरी एक्टिंग एक माँ की थी, जब मैं महज 24 वर्ष की थी। और 23-24 वर्ष की आयु में मैंने एक 55 साल की माँ का रोल किया था, और उस नाटक का नाम था रैगिंग। और उसके बाद में अचानक ही चीज़ें बनती रही और मैं मेहनत करती रही, और परिवार के सपोर्ट से मुझे ये सपना फ़िल्म इंडस्ट्री से जोड़ देगा ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। और फिर मैंने उसके बाद में लगातार 3 फिल्में कर ली, एक टीवी सीरियल कर लिया, एक शॉर्ट मूवी कर ली, और हाल ही में एक और शॉर्ट मूवी पे मैं काम कर रही हूँ। और इन सब पे मेरे एक्सप्रेशंस पे प्रमोद सर ने बहुत काम किया। एक ब्यूटी पेजेंट आया राजस्थान में, मिसेस एंड मिस फिट एंड ग्लैम, जिसमें जाने की मेरी बहुत इच्छा थी, और पिछले सीज़न में मैं जा नहीं पाई कुछ कारणवश। फिर इस सीज़न में मैंने जाने का मन बनाया। सीज़न 2 था। तो डॉक्टर सोनल परिहार है, वो भारतीय पहली महिला हैं जो कि मिसेस अर्थ इंटरनेशनल का टाइटल जीतकर आने वाली बनी, और उन्होंने ही मुझे इस फील्ड में बहुत ज़्यादा गाइड किया। मेरी पूरी जो ट्रेनिंग है वो उनके अंडर हुई। और फिट एंड ग्लैम के बारे में बता दूं, फिट एंड ग्लैम एक्चुअली एक ब्यूटी पेजेंट है। ब्यूटी पेजेंट में जो व्यक्ति है उसकी सिर्फ बाहरी शारीरिक सुंदरता को ही नहीं परखा जाता, बल्कि उसकी काबिलियत को, उसके मन को और उसके सामाजिक कामों को भी परखा जाता है। और ये जर्नी मेरी नवंबर में शुरू हुई, जो मार्च तक चली। एक बहुत लंबे समय का मेरा एक सफ़र रहा, जिसे मैं सफ़रनामा कहती हूँ बड़े प्यार से। इसके अंदर मैंने समाज सेवा को प्रोत्साहित किया बहुत ज़्यादा। इसके अंदर मैंने लोगों को ऑर्गन डोनेशन से जुड़ी बातें बताई। मैंने स्वयं भी ऑर्गन डोनेशन की है, मैंने अपनी आँखें डोनेट की हैं, मैंने अपने लंग्स डोनेट किए हैं, और मैंने अपने और भी बॉडी पार्ट्स डोनेट किए हैं, और बहुत सारे लोगों को जागरूक किया है इसके तहत। फिट एंड ग्लैम में जाने के पीछे मेरा 2 अहम मकसद थे। मेरा पहला अहम मकसद था कि पहला तो मुझे टाइटल जीत के आना ही था, और मेन मेरा मकसद था कि मुझे ये साबित करना है कि कोई भी व्यक्ति है ना, गर्ल्स कैन बी अ ब्यूटीफुल विथ हर थिक थाइज ऑल्सो। जो पतली दुबली लड़कियाँ वही सुंदर नहीं है, हर लड़की अपने आप में एक खूबसूरत है। ये बात मुझे साबित करनी थी, और मैंने साबित की। आप क्राउन मेरे सर पे देख ही रहे हैं। और उसके साथ ही जो आजकल स्पेशल किड्स हैं हमारे समाज में, उन स्पेशल किड्स के लिए मुझे बहुत कुछ करना था। तो ये एक प्लेटफॉर्म था जहाँ जाकर मैं कुछ बनकर लोगों को कहूँ तो वो मेरी बात सुनेंगे। तो ये सोचकर मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया, और इस शो के अंदर मैंने चाइल्ड अब्यूज़मेंट के अगेंस्ट आवाज़ उठाई, और मेरे एक्ट को बहुत सराहा गया। और उस एक्ट को मेरे सभी जजेस ने पसंद किया, सभी कंटेस्टेंट ने पसंद किया, और जिसे देखकर सबकी आंखों में आंसू आ चुके थे। एक ताली नहीं बजी, लेकिन जो आंसू थे उन्होंने सब कुछ बयां कर दिया। और इस शो के अंदर मुझे 2 टाइटल्स मिले, पहला मोस्ट ब्यूटीफुल स्माइल का, और दूसरा मैं मिस फिट एंड ग्लैम में, मिस राजस्थान में सेकंड रनर अप रही हूँ। मुझे ऐसा लगने लगा कि जिस तरह से समाज हमें इतना कुछ दे रहा है, मुझे समाज ने इतना प्यार दिया है, मुझे आगे बढ़ने के लिए जगह दी है, तो उसी तरह से जैसे वो हमें कुछ दे रहा है तो मुझे भी उसे कुछ देना चाहिए। और ये जो लेन देन का एक तालमेल है वो बना रहना चाहिए। और यही सोचते हुए मैंने एक अच्छा कार्य करने का सोचा। जिस तरह मैंने बचपन में बहुत तकलीफ़ें उठाई पढ़ने के लिए, मेरे लिए मेरे माता पिता थे, तो इसी तरह से मैंने 3 बच्चियां ऐसी देखी जो पढ़ना चाह रही थी, लेकिन उनके पास सुविधाओं की कमी थी। उनको नहीं पता था कि स्कूल कैसे जाते हैं, किस तरह से सारा चीज़ें होती हैं। उनके माता पिता भी इतने एजुकेटेड नहीं थे।
तो मैंने उन 3 बच्चों को पढ़ाने की, उनको लिखाने की, उनकी प्रारंभिक शिक्षा तक का पूरा दायित्व मैंने उठाया और सभी के आशीर्वाद से और बड़ों की दुआओं से मैं एक ये छोटा सा पुनीत कार्य कर पाई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज में ये परंपरा जारी रहे, क्योंकि कहते हैं ना कि कभी भी मुफलिस के हाथ में कासा नहीं हो सकता। एक बहुत बड़ी शायरा का शेर है और उस शेर से मैं बहुत प्रभावित हुई और यही इसको अपने जहन में रखते हुए मैंने 3 बच्चियों को पूरी तरह से गोद ले लिया कि अब उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। और मैं चाहती हूँ इसी तरह का पुनीत कार्य हमारे समाज में अगर हर कोई करेगा तो हमारे समाज से दुख तो बहुत कम हो जाएगी और चारों तरफ खुशियाँ ही फैलेगी। जब बेटियां घर में पैदा हुआ करती है तो अमूमन मारवाड़ में खुशियां कम गम ज़्यादा मनाते हैं, लेकिन मेरे घर में जिस दिन इस बच्ची का जन्म हुआ उस दिन हमारे यहाँ नवचौकी में भैरूनाथ जी का विशेष पाटोत्सव होता है और उस दिन बड़ली की तेरस थी और मेरे घर खुशियाँ मनाई गई, नौबत बिठाई गई और इस बच्ची का जन्म बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जैसा कि इसका जन्म दिवस बड़ली की तेरस को आता है और हमारे नवचौकी में बहुत बड़ा उत्सव होता है, तो इस बच्ची ने जो भी अपना भविष्य के बारे में सोचा और एक बात मुझे जब ये 9th में आई थी तब कही थी कि मुझे डॉक्टर बनना है किसी भी रूप में, चाहे हिंदी में PhD करूं, चाहे MBBS करूं, चाहे और कोई रूप। इसने जो कदम बढ़ाया हमने उसमें हमेशा सहयोग किया और आज ये फिजियोथेरेपिस्ट और MPT कर चुकी है। मुझे इस पर नाज है। समय समय पर ये जो भी काम करना चाहती है परिवार इसके साथ खड़ा रहता है और ये चाहता है, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा बुलंदियाँ और ऊंचाइयों को छुए और जो इसने सपने देखें उसको साकार करने में हमारी सक्रिय भूमिका हम अदा कर सकें। मेरे बड़े भाई आनंदराज जी व्यास जो कि PRO साहब के नाम से जोधपुर में जाने जाते हैं और डायरेक्टर PRO से रिटायर्ड हुए, उन्होंने भी हमेशा इस बच्ची को लिखने में और कविताओं को बनाने में सहयोग किया है। गीता को मैं 2010 से जानता हूँ, हमारे स्कूलिंग टाइम से। तब से अब गीता से गीतांजलि कब बनी बिल्कुल पता ही नहीं चला। इसमें हमारी जितना सर्कल है, इसमें जितना चेंज आया इतना हमारे किसी दोस्तों में नहीं आया। गीता उस टाइप की लड़की है जो मतलब 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जो सपने देखते हैं और दूसरा जो सपने देखने के बाद उसको पूरा करने के लिए निकल जाते हैं। तो गीता उस सेकंड टाइप में से लड़की है। इसने जो भी सपना देखा हमेशा उसको पूरा किया। गीता और मैं एक्चुअली ना 2012 में मिले थे। हम दोनों की बॉन्डिंग ऐसी हो गई कि जैसे हम दोनों का कई बार लोग कंबाइंड नाम बोल देते, गीता और अंजलि, गीतांजलि, बट कोइंसिडेंटली ना वो उसका जो कविताएं लिखती है उसका वो नेम भी वही है, गीतांजलि। तो ये हम दोनों की बॉन्डिंग वहाँ से शुरू हुई भी है कि बहुत केयरिंग टाइप भी है। मेरे को मतलब जब मेरा ऐसा होता है कि जब मैं पेन में हूँ ना तो मेरे को मेरे फैमिली याद आती है, फ्रेंड्स याद आते हैं, तो उस टाइम गीता होती है मेरे पास। इसने बट ये है कि ये जहाँ थी ना आज ये यहाँ पे है। पहले इसने फिजियोथेरेपी करी, उसके साथ साथ नाटक भी किए, इसने शोज़ किए, फिल्मों में काम किया, फिल्मों में फिजियो भी दिया। मतलब इसने अपने दोनों प्रोफेशन साथ साथ चलाया। तो आज ये फिजियो में भी टॉप पे है और उसके साथ साथ ये कविताओं में, और अभी तो इसने वो फिट एंड ग्लैम में 2nd रनर अप बनी है। बहुत कुछ अचीव किया है और मेरा वही विशेष है कि आगे भी बहुत कुछ अचीव करें। मेरे को बहुत सपोर्ट किया है लाइफ में, हर जगह हर वक्त। खुद की पहली सैलरी भी मेरे हाथ में, मम्मी को भी नहीं दी, पापा को भी नहीं दी, मेरे को दी। उससे मैंने वॉच खरीदी। उसके बाद मेरे लाइफ का पहला इंग्लिश फिलो बैठना दीदी ने ला के दिया, GM का। उसकी कॉस्ट मतलब 4,500-5 हज़ार के आसपास थी, वो दीदी ने दिलाया। अभी कल रात की बात है, अभी मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं 5th सेम के, और कल रात को मैच था चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का। मुझे वो मैच देखना, पापा के जाके पढ़ाई करो। मुझे बोले उस कमरे में चला जा, मेरा मूड हो गया ऑफ। 2 मिनट बाद आके मेरे हाथ में मोबाइल रख दिया कि व्हाट्सएप पे देख ले, और ईयरफोन्स दे दिए और पापा को पता ही नहीं चला। मैंने रात भर मैच देख लिया, बात ख़त्म, किसी को कुछ पता नहीं चला, और उसके बाद पढ़ाई कर ली। फिर हर वक्त सपोर्टिव दीदी का मतलब एक ही मेरे को बहुत बढ़िया लगती है। ये कहती है फेलियर्स तो आएंगे लाइफ में, अब उसको आप टैकल कैसे करते हो और उसको सक्सेस में कैसे कन्वर्ट करते हो वो आपके ऊपर है। एक और इंसिडेंट है जो बिल्कुल मुझे याद करने का कोई मन नहीं है। रात को 2:30-3 बजे की बात होगी, नींद में पता नहीं कौन सा सपना देखा मैडम जी ने। मतलब सोच रही हम दोनों लड़ रहे हैं और इसको लगा कि मैं इसको है ना वो पानी की बोतल से मार रहा हूँ। तो ऐसा गुस्सा है, रात को उठ के 2:30 बजे मेरे गाल पे थप्पड़ जड़ दिया।
अब मैं सो रहा हूँ, मेरे को समझ में ही नहीं आया हुआ क्या है। फिर मैंने इसको उठा के पूछा हुआ क्या, तो बोले मुझे लग रहा है कि तू मुझे थप्पड़ मार रहा था, बोतल से मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैंने तो थप्पड़ जड़ दिया। और उसके बाद मैंने जब इसको बताया भाई मैं तो सो रहा हूँ, तो फिर ज़ोर ज़ोर से हंस के फिर वापस सोने लग गई। अब मैं आधे घंटे तक सोच रहा हूँ मेरे साथ हुआ क्या है। सपने हम सभी देखते हैं। जब पैदा होते हैं तो हमारे पैदा होने के बाद से सपने देखने की एक प्रवृत्ति हमारे साथ जुड़ जाती है, हमें गॉड गिफ्ट मिलती है। तो हम लोग सभी लोग सपने देखते हैं। कुछ सपने गीता ने देखे, कुछ मैंने देखे। और अगर हम मेहनत करते हैं तो आम लोगों की तरह हमारे भी सपने पूरे होते हैं। इस दुनिया में हम जितने भी बड़े बड़े नाम देखते हैं जो अपनी अपनी फील्ड में कामयाब हो, उन्होंने वो सपने देखे हैं। चाहे वो डॉक्टर APJ कलाम हो, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हो, उन लोगों ने अपने अपनी फील्ड में सर्वोच्च पद को छूने का सपने देखे और उस सपने उन्होंने पूरे किए। तो गीता ने भी वही सपने देखे। गीता का एक सपना और भी है। उसका सपना है कि जैसे उसकी सरकारी नौकरी लगती है, वो डिसेबल्ड बच्चों के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए एक ऐसा अस्पताल बनाना चाहती है जहाँ उनके इलाज में जो बहुत ज़्यादा बड़ा खर्चा होता है वो उनका निस्वार्थ रूप से, बिल्कुल निःशुल्क रूप से उनका इलाज हो। तो गीता, आपसे बात करके, आपकी कहानी सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। आप इसी तरह आगे बढ़ती रहें और ज़िंदगी में सफलता को छूते रहें। शुक्रिया, धन्यवाद। आप अगर पहली बार हमारा चैनल RBS मोइन स्टोरीज देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल का आइकॉन बटन दबा दें ताकि आपको हमारी इस तरह की कहानियाँ मिलती रहें और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे लोगों की, अच्छे काम करने वाले लोगों की, पॉजिटिव काम करने वाले लोगों की कहानियाँ लेकर आते रहेंगे।